हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू द वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई के बारे में। सप्लाई क्या होता है, कैसे कैसे रिलेट करेंगे, किसके साइड से वे पढ़ना है भैया, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अभी अभी जस्ट कंप्लीट किए डिमांड का कंप्लीट चैप्टर, जहां पे हम लोग डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका 3-4 मेथड हम लोग कंप्लीट किए। वो सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, अगर वो नहीं किया तो एक बार वो कर लीजिए जाके। So again, with a very positive energy, I am here back with the new video, जिसका टॉपिक सप्लाई है। तो हम लोग को आज पढ़ना ये है कि कैसे सप्लाई इफेक्ट करता है, कैसे डिमांड अगर कस्टमर के साइड से पढ़ते हैं तो सप्लाई किस साइड से पढ़ते हैं। ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा और मजा आ रहा है मुझे वीडियो बनाने में। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा, चेहरा पे स्माइल देख के समझ में तो आ ही रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी विद दिस जो वीडियो बना रहे हैं और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, वेलकम अगेन टू द फर्स्ट क्लास ऑफ सप्लाई। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको दो बात बताना है। एक, मेरा एकेडमी जो कि वेस्ट बंगाल में है, लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, उसका डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। एकेडमी का डिटेल्स पूरा आप उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑफलाइन में ज्यादा सीट्स नहीं है, सो इसलिए हम लोग ऑनलाइन भी फैकल्टी दे रहे हैं, मतलब ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, कहीं भी रहिए आप, इंडिया के किसी भी कोने पे आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। सो वी आर इन द लिंक विथ टीचमिंट ऐप, जहां पे हम लोग को हेल्प मिल रहा है। बहुत बहुत बेटर ऐप है वो, जिससे काम करने में और ज्यादा मजा आ रहा है। तो ये तो हो गया अकेडमी के बारे में, जो कि है हम लोग के वेस्ट बंगाल में, श्यामपुर हुगली में। अगर आप लोग को किसी को कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। नाउ चलते हैं अपने स्टडी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं प्रतीक तिवारी आप सबका हार्दिक दिल से, तहे दिल से स्वागत करता हूं आप ही के इस चैनल में, जिसका नाम है आज इकोनॉमिक्स पढ़ ले। प्यार मिलता रहता है तो मोटिवेशन मिलता रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास जो कि है सप्लाई। लेट्स गो। सप्लाई का डेफिनेशन से। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डेफिनेशन, बट उसके पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जब हम लोग डिमांड पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग का व्यू किस साइड से था, कस्टमर के साइड से था। कस्टमर के साइड से सोच रहे थे कि अगर दाम बढ़ेगा ना भैया तो हम डिमांड कम कर देंगे, हमको नहीं चाहिए। अगर दाम घटेगा तो हम लेंगे, अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो हमको नहीं चाहिए, हम डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्राइस घटेगा तो हम कूद जाएंगे भैया आपके ऊपर लेने के लिए। ये होता तरीका है ना। तो देयर वाज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो वो तो था कस्टमर के साइड से। बट जब सप्लाई पढ़ेंगे ना तो हम लोग आज थोड़ा सा गरीब हो जाएंगे। हाँ, तो हम लोग मीन्स एक सपोज करते हैं, एक कैसे बता, एक आम बेचने वाले, मतलब जो हम लोग होता है ठेला में आम ले जाते हैं, तो हम लोग अपने को वो एज्यूम कर लेंगे कि आज हम लोग प्रोड्यूसर या सेलर के व्यू पॉइंट से हम लोग सप्लाई चैप्टर को पढ़ेंगे, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जो सप्लाई होता है ना वो सेलर के हाथ में होता है। सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सप्लाई करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा नहीं करेगा, वो सब चीज डिपेंड करता है सेलर पे। लेकिन कस्टमर पे क्या डिपेंड करता है, कस्टमर पे डिपेंड करता है डिमांड। तो हम लोग कस्टमर की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू पॉइंट सेलर का साइड से रखते हुए सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ेंगे। चलो, तो पहला जो डेफिनेशन है वो लिखा हुआ है ऐसा कुछ कि सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी refers to the quantities of a commodity, which producer and seller are willing to produce। मतलब वो क्वांटिटी जो सेलर या प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, वो क्वांटिटी जो सेलर या प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, willing to produce and offer for sale at a various prices। मतलब ऑफर फॉर सेल ये क्या हुआ भैया? ऑफर का मतलब होता है ना कि हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब हम आपके सामने प्रस्ताव रख रहे हैं कि आप खरीदिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप क्या ये इंक पॉट खरीदना चाहते हैं, तो अगर हम ये बात बोल रहे हैं या फिर हम सिर्फ ऐसे इंक पॉट बाजार में से रख के आपके सामने बैठ गए हैं, इसका अगर हम आपको बोल नहीं रहे कि हमको ये बेचना है, अगर हम ये बाजार में लेकर बैठ गए हैं तो उसका मतलब ही ये होता है कि हम ये बेचना चाहते हैं। आई एम विलिंग टू सेल, बीइंग अ सेलर आई एम विलिंग टू सेल दैट प्रोडक्ट। अगर बाजार में होता है ना कि बाजार में कोई, जैसे मान लो कि बहुत सारे, तुम बाजार में गया और तुम बाजार के बाहर देख रहा है एक आदमी नीचे जमीन पे बुक्स बिछा के रखा है, इसका मतलब यही होता है कि वो तुमको ऑफर कर रहा है बुक बेचने के लिए।
मोस्टली टाइम तो मतलब यही उसका मतलब ही होता है कि वो ऑफर कर रहा है, अब तुम जाके उसको खरीदो या ना खरीदो, हालांकि वो तुमको कुछ नहीं बोल रहा है, ना तुमसे बात कर रहा है, वो चुपचाप बुक बैठ के बैठ गया है। इसको ही बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। एक ऑफर फॉर सेल ऐसा भी होता है कि एक बंदा आता है, भाई भाई भैया आओ भैया इधर इधर, ये देखिए टी शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आप पे बहुत अच्छा जचेगा, ये भी एक तरह का ऑफर है। वो बुला के तुमको बोल रहा है कि तुम ये टी शर्ट तुम्हारे पे अच्छा लगेगा, आप ले लीजिए, आप बोलिए क्या चाहिए, आपको निकाल के दिखाते हैं, बोलिए क्या चाहिए, बोलिए आप खाली नाम बोलिए, हम क्या चाहिए, हम सब निकाल के दिखाते हैं आपको। ये भी एक तरह का ऑफर है। तो ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है हम आपको वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, हम आपको वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। आप खरीदो नहीं खरीदो, बीइंग अ कस्टमर वो आपका मर्जी, हमको उससे लेना नहीं, हम तो बेचने की कोशिश करेंगे ना, बीइंग अ सेलर। अब फॉर एग्जांपल अगर हमको बेचने का मन ही नहीं है तो हम कभी दुकान खोलेंगे? कभी नहीं खोलेंगे। हम अगर दुकान खोलेंगे बिना, हम बेचने का मन नहीं ना, तो हम आधा शटर गिरा के रखेंगे, दूर कोई नहीं, आ जाओ, नहीं लेना हमको, नहीं बेचना हमको। बट अगर हम दुकान खोल के रखें, इसका मतलब हम आपको ऑफर कर रहे हैं सेल मतलब बेचने के लिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो द सप्लाई का डेफिनेशन क्या हो गया भैया? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट विच अ प्रोड्यूसर एंड सेलर आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल। हम जो बना रहे हैं, अच्छा बनाते किस लिए? प्रोड्यूसर एंड सेलर प्रोडक्ट किस लिए बनाते हैं? गोदाम में रख के सड़ाने के लिए नहीं, घर सजाने के लिए नहीं, बेचने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा इस मार्कर का शोरूम है, मतलब फैक्ट्री, हम मार्कर प्रोड्यूस करते हैं, क्यों? ऐसे ही बस मेरे को शौक है मार्कर प्रोड्यूस करने का, हमको बेचने का मन नहीं है। ऐसा होता है? नहीं, कभी नहीं होगा। तो हम कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, सिर्फ यही व्यू पॉइंट होता है कि उसको बेचना है। बीइंग अ सेलर अगर हम परचेज करें तो मेरा व्यू पॉइंट क्या होगा? से बेचने का। तो हमेशा बेचने के लिए ही हम लोग खरीदते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो भी ऑफर फॉर सेल है, मतलब वो आज नहीं तो कल बाजार में जाएगा ही बिकने के लिए, ठीक है। तो एक बार लास्ट बार, द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी व्हिच प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट अ वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब एक ही प्रोडक्ट ना दो अलग अलग जगह में अलग अलग दाम से बिकता है। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि मतलब हम लोग के जैसे कि कभी काफी बार तुमने देखना कि एक ही प्रोडक्ट, जैसे आम मान लो, आम यहाँ पे अलग दाम में बिक रहा है और एक थोड़ा सा डेवलप जगह पे एक अलग दाम में बिक रहा है। तो हो सकता है ना एक ही प्रोडक्ट दो अलग अलग दाम में, क्यों? क्योंकि भैया उस जगह पे लोग उस प्राइस पे भी आम को परचेज कर लेंगे, और गांव के साइड मतलब हम लोग के साइड के लोग, मतलब मोस्टली गांव के साइड के लोग कम दाम में, अगर ज्यादा दाम हो जाए ना आम का, तो उसको परचेज नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया बात? ओके, आई होप समझ में आ रहा हो। अच्छा, अब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम क्यों? अच्छा, एक लिमिट तो लगाना पड़ेगा ना, वरना सेलर तो रात में बैठ के बेच रहा है, अगला दिन सुबह ही बेच रहा है, तो हम उसको जज करने के लिए हमको एक टाइम तो चाहिए कि हम इतना टाइम से इतना टाइम को आपको जज करेंगे, आप कितना सप्लाई कर रहे हैं हमको देखना है। तो इसीलिए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग लेकर चलते हैं। सो मोटा मोटी बात यह है कि प्रोड्यूसर एंड सेलर जो ऑफर करता है ना कस्टमर को बेचने के मोटो से, और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स भी होना चाहिए और विलिंग टू सेल होना चाहिए, मतलब गुड्स अवेलेबल होना चाहिए और मेरा बेचने का मन भी होना चाहिए, तब जाके उस चीज को बोलते हैं हम लोग सप्लाई। जनरली सप्लाई दो टाइप के होते हैं जो आपको नीचे दिख रहा होगा, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब अगर हम अकेला मार्केट में सेलर है ना, हम अकेले बेचने जा रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल लॉकडाउन लगा हुआ है और हम अकेले मार्केट में आम बेच रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। अकेले एक ही फर्म है, एक ही प्रोड्यूसर या फिर एक ही सेलर है, उसको बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई। और अगर वैसे बहुत टाइप के सेलर है या बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर है या फिर बहुत सारे फर्म है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट सप्लाई। ठीक है, जहां पे एक लेके बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई, एंड जहां पे बहुत सारा सेलर प्रोड्यूसर या फर्म आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट सप्लाई। बस इतना सा डिफरेंस है, पूरा डेफिनेशन सेम है। कहीं जहां पे सिर्फ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स की जगह पे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड सेलर लिख देना, या फिर अ फर्म अ प्रोड्यूसर अ सेलर लिख देना, तो वो हो गया इंडिविजुअल सप्लाई का डेफिनेशन। और अगर प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स कलेक्टिवली बोल सकते हैं, या फिर मेनी कस्टमर्स एंड मेनी प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स अगर कर दोगे तो वो हो गया मार्केट सप्लाई का डेफिनेशन। क्लियर है? आई होप क्लियर हो। आगे एक नया कॉन्सेप्ट आता है हम लोग के पास, सप्लाई एंड स्टॉक का कॉन्सेप्ट। सप्लाई एंड स्टॉक का कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समझेंगे इस चीज को। हम प्रोड्यूस किए, हम सपोज करो मेरा खेत है, हम प्रोड्यूस किए 10 किलो आम, आज हम पेड़ से तोड़ लिए, ठीक है। अब हम मार्केट में गए आम बेचने के लिए, तो आम बेचने गए ना, तो एक आदमी आया, बोला कि भैया हमको 12 किलो चाहिए। बोले 12 किलो तो आपका स्टॉक में है? इसका मतलब वो हमसे ये पूछना चाह रहा है 10 किलो तो आप लेकर आए हैं और 2 किलो के आपके स्टॉक में है घर पे, तो आप लेके आइए, हमको 12 किलो चाहिए। नहीं समझे, समझाते हैं। सपोज करो कि हम 10 किलो ये आम तोड़े, मतलब पेड़ से आम 10 किलो ही तोड़े और 10 किलो के मार्केट में बेचने के, लेकिन पेड़ में अभी भी आम है,
पेड़ में अभी भी आम है जिसको हम चाहे तो आज भी 10 किलो की जगह 15 किलो मतलब तोड़ के बेच सकते थे, लेकिन हम सोचे 10 किलो बिकेगा नहीं बिकेगा, पहले उसको बेचते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ा तो वापस आकर तोड़ लेंगे। इसीलिए हम क्या किए, 5 किलो आम पेड़ पे ही छोड़ दिए और 10 किलो आम लेकर गए बेचने के लिए। एक आदमी आया बोला कि भैया 12 किलो आम चाहिए मेरे को, आप 10 किलो लेकर बैठे हैं, 2 किलो के आपके पास है? हमने कहा आप टेंशन मत लीजिए, मैं घर में 5 किलो और स्टॉक करके रखा हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ मेरे पास 15 किलो का स्टॉक था। 15 किलो का स्टॉक था ना, तभी तो हम 10 किलो लेकर गए थे बेचने के लिए और 5 किलो पेड़ में ही छोड़ दिए थे, तो 15 किलो हुआ ना टोटल। 15 किलो का स्टॉक था मेरे पास जिसमें से हम 10 किलो सप्लाई किए थे। 15 किलो स्टॉक था मेरे पास जिसमें से हम 10 किलो सप्लाई किए थे, एंड बिका कितना, 12 किलो। कैसे भैया, 10 किलो तो वहीं बेच दिए, फिर उसको बोले भैया 10 मिनट रुके, 10 मिनट रुके, हम अभी आते हैं। बोले कहां जा रहे हैं? हम लोग अभी साइकिल लेके उठा के जाएंगे अपने घर से, आपको आम लाकर देंगे। बोलेगा ठीक है, जाइए जल्दी आइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। तो मतलब स्टॉक हो गया सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो हम घर पे रखे थे, पूरा स्टॉक है, आम का पेड़ है मेरे पास, स्टॉक हुआ ना। सप्लाई मतलब वो अमाउंट जो उसमें से हम लेकर गए बाजार में बेचने के लिए, ठीक है। मतलब सप्लाई इज थोड़ा छोटा देन स्टॉक, या फिर कभी बराबर भी हो सकता है स्टॉक के। मतलब जितना तोड़े आम, मतलब जितना बेचने लायक था सब तोड़ लिया और सभी लेकर चले गए बेचने के लिए। अगर कंपनी के साइड से देखें ना, फैक्ट्री के साइड से देखें, तो जैसे प्रोड्यूस फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, अब 1000 यूनिट्स पूरा ही मार्केट में बेच दिए बेचने के लिए, जाओ सब लोग बेच दो। मतलब बेचने का चेष्टा कर रहे हो, विलिंग टू सेल, मतलब बेचने का चेष्टा कर रहे हो, जाओ बेच दो तुम लोग, सब लोग चला गया बेचने के लिए। अब अगर कभी मोस्टली कंपनी ऐसा नहीं करता, 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया ना तो उसमें से 700 यूनिट मार्केट में छोड़ेगा, 300 यूनिट अपने पास स्टॉक में रख देगा। बाई चांस कहीं और से बड़ा डिमांड आ जाए तो वहां पे देना पड़ेगा ना। तो इस वजह से मतलब बहुत सारा रीजन होता है। तो अब जो वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया वो हो गया उसका स्टॉक, 700 यूनिट जो बेचा मार्केट में भेजा मार्केट में बेचने के लिए वो हो गया सप्लाई, एंड जो एक्चुअली बिका होगा वो हो गया सेल। मतलब स्टॉक इज अ बड़ा कॉन्सेप्ट भैया, उसके अंदर आता है सप्लाई, उसके अंदर आता है सेल। कभी कभी स्टॉक इक्वल टू सप्लाई इक्वल टू सेल भी होता है। मतलब हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए, 1000 यूनिट सप्लाई किया और 1000 यूनिट बिक गया भैया, वाह। मतलब स्टॉक इक्वल टू सप्लाई इक्वल टू सेल, तीनों ही बराबर हो गए। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, स्टॉक बड़ा होता है, स्टॉक इज अ बिगर कॉन्सेप्ट देन सप्लाई, सप्लाई इज बिगर कॉन्सेप्ट देन सेल। बट कभी कभी ये तीनों सेम भी हो जाते हैं। बट ऐसा हो सकता है क्या मेरे पास 15 किलो आम है और हम 16 किलो बेच दें? इज इट पॉसिबल? नहीं भैया, ये पॉसिबल नहीं होता। ये पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे पास स्टॉक में 15 किलो है, तो हम 16 किलो बेचें कहां से? पेड़ में क्या है, हम जल्दी पका देंगे, बोले भैया पेड़ जल्दी पका के दे हमको, एक आदमी खड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। और ना ही कंपनी के पास इतना कोई ताकत होता है कि अचानक से ऑर्डर आया तुरंत 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 प्रोड्यूस भी कर दिया। नहीं, कंपनी को भी टाइम लगता है, फैक्ट्री में थोड़ा वक्त लगता है देने के लिए, ठीक है। तो समझे क्या हम लोग, सप्लाई एंड स्टॉक, सप्लाई स्टॉक इज अ बड़ा कॉन्सेप्ट, सप्लाई उससे छोटा कॉन्सेप्ट, एंड सेल उससे भी छोटा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंप्लीट कर लिया हम लोग सप्लाई का डेफिनेशन, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, एज वेल एज स्टॉक एंड सप्लाई। मूविंग टुवर्ड्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। इसका मतलब कि क्या ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ता है या घटता है। मींस कौन कौन सा चीज है जो सप्लाई को बढ़ने या घटने में हेल्प करता है, या फिर या तो कोई ऐसा चीज होगा जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाएगा, या कोई ऐसा चीज होगा जिसकी वजह से सप्लाई घट जाएगा। तो यही फैक्टर को हम लोग को पढ़ना है। देखो बुक में देखेंगे ना तो बहुत सारा फैक्टर तुम लोग दिखेगा, 10-12 फैक्टर्स तुम दिख जाएंगे। बट जो इंपॉर्टेंट है ना वो सारा हम पहले शेयर करेंगे, एंड देन जो आएंगे देन उसको इजी वाला, मतलब जो छोटा मोटा है ना, वो जो कम थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, उसको बाद में करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, जो एकदम इसको लिखना ही है, वो है अपना प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके, सो आज एक बात बता रहे हैं, समझ के रखना। बीइंग अ सेलर हम लोग हमेशा लालची होते हैं। बीइंग अ सेलर हम लोग हमेशा लालची होते हैं। लालच हम लोग को सिर्फ पैसा का होता है, ठीक है। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम लोग सिर्फ बीइंग अ सेलर हम ये हमेशा कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमको अपना प्रोडक्ट को ज्यादा दाम में बेचना पड़ेगा। वेट नहीं समझे भैया। ओके, हम हमेशा ये ट्राई करेंगे। अच्छा चलो, बीइंग सपोज करो मेरा एक सोना का दुकान है, मतलब हम एक गोल्ड का मेरा शॉप है। आज मेरा प्रोडक्ट का दाम बढ़ा हुआ है, मतलब गोल्ड का वैल्यू आज बढ़ा हुआ है और बहुत स्पीड से बढ़ा था आज। तो हम क्या करेंगे, हम दोपहर में भी दुकान नहीं बंद करेंगे, खोल के रखेंगे, शायद कोई आ जाए। रात में भी दुकान नहीं बंद करेंगे, 10 बज गया 11 बज गया, खोल के बैठे रहेंगे, आजा भाई कोई तो आजा। क्यों? क्योंकि आज मेरे प्रोडक्ट का दाम बढ़ा हुआ है, और आज मेरा प्रोडक्ट का दाम बढ़ा हुआ है इसीलिए हम सारा दिन दुकान खोल के रखेंगे।
इसी कोशिश में कि शायद कोई आ जाए। एंड ये दुकान खोल के रखना, प्रोडक्ट्स को अपने सामने रख के, इसी को बोलते हैं ऑफर टू सेल, और इसी को बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड सेल। जो हम ऑफर कर रहे हैं आपको बेचने के लिए वो हुआ सप्लाई, एंड जो एक्चुअली बिक गया ना वो हो गया सेल। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द सेलर इज विलिंग टू सेल, विलिंग टू सेल इज नोन एज सप्लाई, एंड द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर एक्चुअली सेल्स इज नोन एज सेल। ओके, चलो मूव करते हैं डिटर्मिनेंट्स का। पहला जो कि है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो सोचो एक चीज, मेरा प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट आम में थे ना हम लोग, हाँ चलो आम लेके आते हैं वापिस से। आम मेरा प्रोडक्ट है। अगर मेरा प्रोडक्ट आम है और आम का दाम आज आम का प्राइस आज बढ़ा हुआ है, अगर आम का प्राइस आज बढ़ा हुआ तो हम क्या कोशिश करेंगे कि मेरे पास जितना आम है हम सब बेच दें, जितना किलो आम है मेरे पास सब बेच दे। उल्टा जो कम थोड़ा कच्चा कच्चा भी दिख रहा है ना पेड़ में, उसको भी तोड़ के ले आएंगे कि आप भाई तू भी बिक जा, क्योंकि आज आम का प्राइस बढ़ा हुआ है, हमको अच्छा वैल्यू मिल जाएगा इससे। और प्रॉफिट के लिए तो हम लोग लालची हमेशा ही होते हैं। तो ये चीज समझ में आया हम लोग को प्राइस ऑफ द कमोडिटी से, भैया जैसे ही प्राइस बढ़ता है ना हम लोग सप्लाई बढ़ा देते हैं। That means there exists a positive relationship between price and quantity supplied. जिधर जिधर प्राइस भागेगा ना उधर उधर सप्लाई भागेगा, जिधर जिधर प्राइस भागेगा उधर उधर सप्लाई भागेगा। There exists a positive relationship between price and quantity supplied. प्राइस अगर बबीता चाहिए ना तो सप्लाई जेठालाल है, याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, प्राइस अगर बबीता जी है तो सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड जेठालाल है। जिधर जिधर प्राइस भागेगा उधर उधर सप्लाई भागेगा। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इसका मतलब भैया आप ये कहना चाह रहे हैं कि व्हेनेवर प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस। हम यस, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वैसे ही क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगा। अब भैया जैसे प्राइस घटेगा तब क्या होगा? सोचो क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट है, मतलब हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं आम का, आज प्राइस आम का घट गया अचानक से, क्यों? कोई भी रीजन हो सकता है, बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी हो गया था आम का तो प्राइस घट गया, हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? नहीं आज नहीं बेचेंगे, आज एक काम करें, तोड़ेंगे ही नहीं, सुबह थोड़ा सा तोड़ के ले जाएंगे जिसका आज से दिन चल जाए, बस जब थोड़ा सा अपना नॉर्मल प्राइस में आएगा आम तब हम आम बेचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा एक बात बोले ना तो सेलर जो होता है वो लालची होता है, इन ऑर्डर टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट वो यही कोशिश करता है कि जब दाम बढ़ रहे हैं तभी जाके हम उसको बेचें। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। एक बार लास्ट, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, सो अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा, एंड अगर प्राइस घटा ना भैया तो हम सप्लाई भी घटा देंगे। ठीक है, क्यों घटाएंगे? क्योंकि हमको भाई प्रॉफिट चाहिए, प्राइस घटा हुआ है, हमें प्रॉफिट कम होगा, हम सप्लाई घटा देंगे। जो मेन फोकस है ना अपना सप्लाई में वो है हम लोग का सप्लाई के साथ प्रॉफिट। क्या है मेन फोकस? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट पे पूरा कंसंट्रेट करेंगे। प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे, अगर हमको दिख रहा है कि इससे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे, अगर हमको पता दिख रहा है इससे सप्लाई नहीं प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम सप्लाई घटा देंगे चुपचाप से। ठीक है, सप्लाई तो मेरे हाथ में होता है, बीइंग अ सप्लायर सप्लाई मेरे हाथ में होता है, हम चाहे जब बेचे हम चाहे नहीं बेचे, मेरी मर्जी। ठीक है, सप्लायर के हाथ में सप्लाई होता है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया भैया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, इफ प्राइस फॉल्स सप्लाई फॉल्स, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। गुड, चलो अब आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में। रिलेटेड कमोडिटी मतलब कोई भी चीज, ऐसा चीज ना जो मेरे से रिलेटेड है, कोई भी ऐसा चीज जो मेरे से रिलेटेड है। सपोज कर लेते हैं आम बेच रहे थे हम लोग, ठीक है, आम का एग्जांपल पकड़ चलते हैं। तो सपोज कर लेते हैं हम लंगड़ा आम बेच रहे हैं और मेरा बगल वाला कोई भी आम, फजली आम बेच रहा है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, हालांकि हमको उतना डिफरेंस नहीं पता आम के बारे में, खाने से मतलब है मेरे को। तो हम अगर लंगड़ा आम बेच रहे हैं और बगल वाला फजली आम बेच रहे हैं, अब हम देख रहे हैं अच्छा दोनों का प्राइस सेम है, हम भी 50 रुपए किलो बेच रहे हैं, वो भी 50 रुपए किलो बेच रहे हैं। ठीक है, अब हमको पता है, अब उससे पूछ रहे हैं और कितना बिका, मतलब 3-4 किलो बिक गया। हम भी मन में सोचे 3-4 किलो तो मेरा ही बिक गया है, मतलब ठीक है दोनों का सेम ही चल रहा है। ठीक है, चलते हैं। अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया, उसका प्राइस थोड़ा सा वो बढ़ा दिया या बढ़ गया, कोई भी रीजन से उसका प्राइस बढ़ गया, वो मेरे से रिलेटेड था, मेरा गुड्स के साथ उसका गुड्स रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग दोनों एक ही तरह का गुड्स बेच रहे हैं, हालांकि नाम अलग अलग है, चीज तो वही है, खाने में मीठा तो वही लगना है, तो उसका दाम बढ़ गया। अब वो क्या किया, और ज्यादा आम लेकर आगे बेचने के लिए, क्यों? वो भी तो सेलर, उसको भी तो प्रॉफिट अर्न करना है। तो जैसे उसका प्रोडक्ट का दाम बढ़ा, जैसे उसका अपना प्रोडक्ट का दाम बढ़ा, वो सप्लाई बढ़ा दिया, लेकिन मेरे लिए तो रिलेटेड गुड्स है,
मेरे लिए तो रिलेटेड गुड्स है। जैसे ही वो बेसी लेकर आया, हम बोले अरे तेरी, ये इतना बेच रहा है, इसका मतलब इसको प्रॉफिट हो रहा है तभी ये इतना बेच रहा है, वरना कोई ऐसा बेवकूफ थोड़ी होगा जो आम का दाम बढ़ रहा है फिर भी उसको लेकर आके बेच रहा है। तो हम ये सोच के हम कल घर जाएंगे और जो जितना आम बेच रखे थे लंगड़ा आम, वो सब घर पे रख के फजली आम खरीद के ले आएंगे, क्योंकि हमको पता है फजली से प्रॉफिट हो रहा है। और ये अगर बढ़ाया अपना प्राइस, इसका मतलब इसको ज्यादा पैसा मिलेगा। और यही सोच के साथ हम अपना प्रोडक्ट जो घर पे रखे थे, जो मतलब फजली आम, जो लंगड़ा आम जो हमको बेचना था वो नहीं बेच रहे, फजली आम उठा के ले आए बेचने के लिए। क्यों? उसको देखा देखी। क्यों देखा देखी? भैया उसका दाम बढ़ रहा ना, उसका मतलब उसका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा भैया, इसीलिए हम क्या किया, हम अपना प्रोडक्ट चेंज कर दिए। उल्टा भी हो सकता है, जैसे वो भी कभी कभी मेरी तरफ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा आम बढ़ गया, मेरा आम का दाम बढ़ गया, तो वो सोचेगा अब ये बेटा प्रॉफिट कर रहा है, इसका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपना फजली छोड़ के लंगड़ा बेचना शुरू कर देगा। ऐसा ही होता है सेलर लोग के बीच में, ठीक है। वो एक दूसरे को देख देख के ही अपना प्रोडक्ट को बढ़ाना, मतलब सप्लाई को बढ़ाना या घटाते हैं। तो बेसिकली रिलेटेड कम्युनिटी का दाम अगर बढ़ रहा है ना, तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको ये नजर रहेगा भैया उसका प्रॉफिट तो ज्यादा हो रहा है। क्यों? हमको ये, हम हमेशा ना, मतलब जैसे आम बेचने के सामने बैठते ना कि भैया आम ले लो, लेकिन नजर इधर ही रहेगा, कितना बिका, ओहो 5 किलो बिक गया, और 2 रुपए तो 5 रुपए ज्यादा बेचा था, फिर भी 5 किलो एक्स्ट्रा बेच लिया। अब हम क्या करेंगे, मन सोच लेंगे नहीं अब तो आम लंगड़ा तो हम कल से नहीं बेचेंगे, हम कल से हम भी फजली बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? 5 रुपया बढ़ा के बेच रहा है, फिर भी उसका आम बिक रहा है, ऐसे कैसे? हम भी कल से बेचेंगे। तो प्रॉफिट का नजर गया मेरा, जैसे ही प्रॉफिट नजर गया हम सप्लाई बढ़ा दिया। तो इसका मतलब रिलेटेड कम्युनिटी में विथ एन इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। रिलेटेड कम्युनिटी का सप्लाई बढ़ा, प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा दिया। ठीक है, ओके। मूविंग टुवर्ड्स इनपुट प्राइसेस। इनपुट प्राइसेस का मतलब होता है ना वो सारा चीज जो हम इनपुट में लगाते हैं। यहाँ पे आम का एग्जांपल नहीं दे सकते, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो आम के बाद जो दूसरा फेवरेट चीज है ना वो है चाय। चाय, हाँ चाय सबको ही फेवरेट है, पता है। खास करके वेस्ट बंगाल में तो बहुत क्रेज है चाय का, बहुत क्रेज। चाय एक तरह का दवा है। शरीर दर्द कर रहा है, चाय पी लो। सर दुख रहा है, चाय पी लो। बारिश में भीग के आया, चाय पी लो। कुछ काम का टेंशन है, चाय पी लो। रात को काम करना है, चाय पी लो। कुछ भी करो, तुम्हारा सब चीज का इलाज चाय है, ऐसा होता है। इनपुट प्राइसेस का मतलब होता है वो सारा चीज जो हम चाय में लगा रहे हैं, जैसे चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, दूध हो गया, गैस हो गया, तो मतलब जो जैसे बना रहे हैं इंडक्शन या फिर कुछ भी, तो वो सारा चीज हो गया मेरा इनपुट। और आउटपुट क्या है? चाय, बन के निकला चाय। हम लगाएं क्या क्या उसमें? मेहनत लगाएं, चीनी, चाय पत्ती, दूध लगाएं और गैस थोड़ा सा दिए, मतलब थोड़ा सा एलपीजी यूज किए, एंड मेरे को आउटपुट क्या मिल गया? चाय। तो मेरा इनपुट क्या क्या था? चीनी, चाय पत्ती, दूध। सोचो अगर इनपुट का दाम बढ़ जाता है, सोचो अगर इनपुट का दाम बढ़ गया, मतलब हो सकता है भैया चीनी महंगा हो गया, हो सकता है चीनी महंगा हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, चीनी महंगा हो गया, कोई दाम तो देगा नहीं चाय का, एक प्रॉफिट भी कम हो रहा है, सप्लाई कम कर देते हैं। मतलब विद एन इंक्रीज इन द इनपुट प्राइस हम क्या किया? सप्लाई को घटा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रॉफिट कम हो रहा था भैया, प्रॉफिट कम हो रहा था ना, इसलिए कि जैसे हम देखें ना इनपुट का दाम बढ़ रहा है, तो मजा नहीं आ रहा चाय बेच के, थोड़ा सा कम कर देते हैं। जब जैसे ही थोड़ा चीनी का दाम नॉर्मल होगा फिर चाय अपना ढंग से बेचना शुरू करेंगे, ज्यादा नहीं, कम, थोड़ा थोड़ा करके। मतलब जैसे इनपुट प्राइसेस दाम बढ़ने लग गया, सप्लाई घटने लग गया। ओके, अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 मेन चीज आते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 मेन चीज आता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, यही 4 चीज हम लोग को पढ़ना होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। अब जमीन, फॉर एग्जांपल जमीन का रेंट बढ़ गया तो भी हम सप्लाई कम कर देंगे, क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। लेबर का डिमांड बढ़ गया, फॉर एग्जांपल मेरा फैक्ट्री है और लेबर लोग स्ट्राइक कर दिया, सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, सॉरी वेजेस बढ़ाओ, वेजेस बढ़ाओ, वेजेस बढ़ाना पड़ा, मेरा प्रॉफिट फिर कम हो गया, फिर हमको सप्लाई कम करना पड़ गया। कैपिटल, सॉरी थर्ड में क्या था? कैपिटल। कैपिटल हमको सपोज शेयर मार्केट में मतलब नहीं मिल रहा ढंग से कैपिटल, ज्यादा इंटरेस्ट देके कैपिटल मिल रहा है, इसका मतलब मेरा फिर से इनपुट प्राइसेस बढ़ रहा है, फिर हम क्या करेंगे? सप्लाई कम कर देंगे। एंड लास्ट में एंटरप्रेन्योर या फिर क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसका प्राइस बढ़ जाए या फिर वो ज्यादा चार्ज करने लग जाए ना, तो फिर हम लोग अल्टीमेटली देखने को मिलता है कि वो प्रॉफिट कम हो रहा है, एंड अल्टीमेटली हम सप्लाई कम कर देंगे। मोटा मोटा बात यह है कि इनपुट प्राइसेस का दाम कभी कभी जब भी बढ़ेगा, प्राइस सप्लाई घटेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट घट रहा है भैया। हम वेट करेंगे जब प्रॉफिट ज्यादा हो, तभी ज्यादा सप्लाई करने का। मूविंग टुवर्ड्स पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। मूविंग टुवर्ड्स पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। देखो, टैक्सेशन जो होता है ना, ये गवर्नमेंट हम लोग पे चार्ज करती है। सब्सिडीज जो होता है ना, वो गवर्नमेंट हम लोग को बेनिफिट्स देती है।
टैक्सेशन जो होता है वो गवर्नमेंट हम लोग पे चार्ज करती है, सब्सिडीज जो होता है गवर्नमेंट हम लोग को बेनिफिट्स देती है। फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट आम, गवर्नमेंट बोला आप जो 1 किलो आम लेगा ना उस पर उसको 2 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो 1 किलो आम लेगा ना उसको 2 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। अब सब सेलर लोग परेशान, क्यों? सबका प्रॉफिट कम गया। जैसे ही मेरे प्रोडक्ट पे टैक्स चार्ज हुआ ना, टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ मेरे प्रोडक्ट में कि तुम्हारा प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा, मेरा प्रॉफिट कमा। जैसे ही टैक्स आया मेरे प्रोडक्ट में चार्ज होने, वैसे ही मेरा प्रॉफिट कमा तो सप्लाई कम जाएगा। मतलब जैसे ही टैक्स इंक्रीज किया वैसे ही सप्लाई घट गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सब्सिडीज। सब्सिडी क्या होता है? बेनिफिट्स जो हम लोग को गवर्नमेंट से मिलता है। आप सोचो गवर्नमेंट तुमको बेनिफिट दे रहा है कोई चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप 1 किलो आम लीजिए, 2 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से लीजिए। 1 किलो आम आप खरीदिए, 2 रुपए गवर्नमेंट आपको देगा आम खरीदने के लिए। इससे क्या होगा? मेरा प्रॉफिट्स बढ़ेगा। क्यों? जब गवर्नमेंट बेनिफिट देगा तो मेरा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही, सेलर लोग खुश, कस्टमर खुश। तो सब्सिडीज जैसे मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से तो हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई बढ़ा देंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा बेचने का, क्योंकि सब्सिडीज मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भाई। ठीक है, तो टैक्सेशन जब चार्ज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई हटा देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट घट रहा होता है। सब्सिडी जब मिलता है तो प्रॉफिट बढ़ रहा होता है, तो सप्लाई बढ़ा देते हैं। गोल ऑफ इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। गोल ऑफ इंडस्ट्री, 2 तरह का गोल होता है इंडस्ट्री का, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक सेल्स मैक्सिमाइजेशन। या तो कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाने पे सोचेगी या तो अपना सेल्स बढ़ाने पे सोचेगी। 2 एग्जांपल देते हैं। एक तुम लोग देखा होगा मोस्टली जो मार्केट में 2-3 तरह का हेडफोन्स सेल होते हैं जो थोड़ा स्टैंडर्ड है। जैसे एक हो गया सोनी का हेडफोन हो गया, एक बोट का हेडफोन हो गया, स्कल कैंडी का हेडफोन हो गया। ये सब ना ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। अभी तो बहुत सारा आ गया है, नॉइज आ गया है, रियलमी का हेडफोन आ गया है, वन प्लस का आ गया है, बहुत सारा आ गया है। बट हम ज्यादा कंपेयर नहीं कर रहे, हम थोड़ा अच्छा ब्रांड को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब बोट वन प्लस ले लो, चलो बोट और वन प्लस ले लिए। देखो बोट और वन प्लस अपना प्राइस कम नहीं करता, बोट और वन प्लस अपना प्राइस कम नहीं करता, ठीक है? वो अपना प्राइस उतना ही रख के रखता है। जैसे वन प्लस देख लो, अगर हम एक वन प्लस के लेकर चलते हैं, वन प्लस में हम ये ध्यान दिए हैं कि उसका जो प्रोडक्ट है, मतलब हेडफोन जो है वो करीब 2000 का आता है, जो ब्लूटूथ वाला है। और वो बहुत दिन से 2000 पे ही अटका है, वो नीचे आ ही नहीं रहा है, तो हम परचेस करें। इसका मतलब वो ज्यादा दाम कम बेचेगा, लेकिन ज्यादा दाम में बेचेगा और प्रॉफिट सेम कमाएगा। उसका मोटो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो कम प्रोडक्ट बेचेगा लेकिन अपना दाम कम नहीं करेगा, इससे वो ज्यादा कमा लेगा। इसमें और भी कुछ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट जो कि अपना प्राइस नहीं कम करें। जैसे पैंटालून्स हो गया, जो बड़े बड़े होते हैं, अपना प्राइस नहीं कम करेंगे, प्राइस बढ़ा के रखेंगे, और प्राइस बढ़ाने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा होगा उनका। और जैसे दूसरा ब्रांड हो गया, जैसे छोटा छोटा ब्रांड हो गया जो हेडफोन बेचते हैं, बहुत सारा छोटा छोटा ब्रांड है। तुम देखना अगर सैमसंग का हेडफोन बिकता है 60 रुपीज, 80 रुपीज, 100 रुपीज, 120 रुपीज में बहुत सारा हेडफोन बिकता है। इन लोग का मोटो है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ये लोग सेल्स मैक्सिमाइज करके अपना प्रॉफिट मेंटेन करते हैं। तो 2 तरह के गोल हो गए, क्या कौन कौन सा? एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक सेल्स मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम कम बेचेंगे ज्यादा दाम में, ताकि हमको प्रॉफिट उतना ही हो जाए। सेल्स मैक्सिमाइजेशन में हम कम दाम में बेचेंगे लेकिन बहुत ज्यादा बेचेंगे। ज्यादा बेचने से प्रॉफिट हमको उतना ही मिलेगा। तो खुद सोचो, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेरा गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है तो हम सप्लाई कम रखेंगे, प्राइस ज्यादा रखेंगे। सप्लाई कम रखेंगे, प्राइस थोड़ा ज्यादा रखेंगे। और हमको पता है प्राइस ज्यादा रखने से बहुत लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन अपना जितना प्रोडक्ट हम मेरा कस्टमर है ना उसको भी हम जाने नहीं देंगे, इतना प्राइस रख के रखेंगे। प्रॉफिट अपना आता चाहिए। और जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन होता है वो लोग कोशिश हमेशा यही करते हैं कि दाम किसी तरह हल्का सा कम कर दे और सेल्स बढ़ा दे। जैसे ही सेल्स बढ़ गया ना, प्रॉफिट उनका आ गया। जैसे ही सेल बढ़ गया उनका, प्रॉफिट उनका आ गया। जैसे प्रॉफिट आ गया और सेल बढ़ाएंगे और खुशी से एकदम और बढ़ाओ। देखना आप लोग बहुत बार नोटिस करना, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो वरना दिखता पहले से बहुत दिखता था कि जहां भी जा रहे हैं ना वहीं पे देख रहे एक आदमी बंदा हाथ पे इतना सारा हेडफोन झुला के बेच रहा है। उसका मतलब वो सारा का कंपनी का मोटो यही है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सब लोग का मोटो सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, कम दाम में ज्यादा बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। ये उन लोग का होता है। तो जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो हम अपना ज्यादा सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे, प्रॉफिट पे ध्यान देंगे। और अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो हम कंप्लीटली सेल सप्लाई पे ध्यान देंगे ताकि सेल बढ़ पाए। तो हम लोग कंप्लीट कर लिए गोल ऑफ द फर्म। अब आते हैं नेचुरल फैक्टर पे। नेचुरल फैक्टर में आम का एग्जांपल ले सकते हैं। नेचुरल फैक्टर में एग्जांपल, जैसे आम होता है ना तो गर्मी में पकता है, थोड़ा गर्म होता है ना, जैसे बारिश होता है और हल्का सा गर्म होता है तब आम पकता है। सोचो किसी साल ऐसा हुआ कि फरवरी मार्च में जो वो आता है ना एक तो आंधी तूफान जैसा, वो आया ही नहीं, आम होगा ही नहीं।
अगर आम के लिए बारिश बहुत जरूरी है, अगर बारिश हुआ तो ही आम पकेगा और गर्मी हुआ तो ही आम पकेगा। सो जो आम को जैसा क्लाइमेटिक फैक्टर चाहिए वैसा वेदर कंडीशन हुआ ही नहीं, आम पका ही नहीं, आम हुआ ही नहीं, टूट के गिर गया, या फिर बहुत आंधी आया, ज्यादातर आम चला गया। जैसे वेस्ट बंगाल में लास्ट ईयर अम्फान हिट किया था, तो उस वक्त उस दौरान क्या हुआ था, मोस्टली आम का जो खेती है वो सब डिस्ट्रॉय हो गया था, मोस्टली खेती डिस्ट्रॉय ही हो गया था। तो उससे क्या हुआ, सप्लाई कम हो गया आम का। क्यों कम हो गया, अरे भैया सब तो टूट के गिर गया, छोटा छोटा ही आम था तभी अम्फान सबको उजाड़ के लेके चला गया। तो अब क्या हुआ, फायदा ही नहीं हो रहा, फायदा ही नहीं हो रहा। अरे उगेगा तो ना फायदा होगा। तो अब जब जो उसका सेलर थे बोलोगे परेशान, सब तो आम गिर गया, बेचेंगे कहां। तो इसलिए क्या होता है ना, नेचुरल फैक्टर भी इफेक्ट करता है सप्लाई के ऊपर। अब इस साल सब कुछ सही था, बहुत जम के आम खाया, अभी तक आम अच्छा टाइम पे अच्छा रेट पे यहाँ मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है खाने में, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं खा पाया था, उसका भरपाई इस साल कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस साल जो नेचुरल फैक्टर्स था वो सब आम के हिसाब से था। जैसा आम को नेचुरल फैक्टर चाहिए, क्लाइमेटिक फैक्टर चाहिए, वेदर कंडीशन चाहिए, वैसा ही था। तो उससे क्या हुआ, आम का सप्लाई बढ़ गया। तो डिपेंड किया ना सप्लाई कहीं ना कहीं नेचुरल फैक्टर पे। लास्ट ईयर नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से आम उजड़ गया, तो नहीं मिला सप्लाई, सप्लाई ही नहीं था तो खाने नहीं मिला। इस साल वेदर कंडीशन सही था तो हम लोग को खाने मिल गया। ठीक है, मोटा मोटी यही 6 फैक्टर हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है जो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई में लिखते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ कुछ होता है जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 6 पढ़ लिए हम लोग। नंबर 7 पे आता है नंबर्स ऑफ फर्म। नंबर्स ऑफ फर्म में भी ना सप्लाई डिपेंड करता है। तो कैसे भैया, सोचो कि पहले सोच लो कि मेरे पास एक स्टेट में ना चार फैक्ट्री ऐसा है, 4 इंडस्ट्री ऐसा है जो कि मार्कर बनाती है। ठीक है, 4 कंपनी ऐसा है जो मार्कर बनाती है। अब एक नया कंपनी इंट्रोड्यूस हो गया, मोहल्ला में नया नया कंपनी आया है, बताता ना कि स्टेट में एक नया फैक्ट्री इंट्रोड्यूस हुआ नया मार्कर का। तो सोचो 4 कंपनी जो प्रोड्यूस करती है वो तो करेगी, उसके अलावा एक नया कंपनी आ गया है तो वो भी तो अपना प्रोडक्शन देगी। तो जैसे ही नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज करेगा ना, सप्लाई तो ऐसे ही बढ़ना था, क्योंकि पहले से तो 4 प्रोड्यूस कर रहे थे, 4 प्रोड्यूसर थे ऑलरेडी, एक और आ गया। जैसे एक और आया तो प्रोडक्शन तो बढ़ना ही था, प्रोडक्शन बढ़ना था तो सप्लाई तो बढ़ना ही था। मतलब with an increase in the number of firms, supply increases. With an increase in the number of firms, supply increases. Okay? इजी हाँ ये सब। नंबर 8 पे आता है फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो सोचो, सप्लायर का माइंडसेट है ये सब। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट का दाम आज नॉर्मल दाम में बेच रहे हैं हम, जो 50 रुपए किलो बेचते हैं 50 रुपए किलो ही बेच रहे हैं। हमको पता है ना 2 दिन बाद एक फेस्टिवल है जिसमें हमको पता है आम का दाम 50 से 70 80 90 तक जा सकता है। हम क्या करेंगे ना, आज से आम अपना स्टॉक पर रखना शुरू कर देंगे, आज से थोड़ा सा सप्लाई कम कर देंगे। क्यों, ये एक्सपेक्टेशन है कि 2 दिन बाद दाम बढ़ेगा, और जब दाम बढ़ेगा तो हम सप्लाई बढ़ा के ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन सेलर के पास होता है कि जब मेरा प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इसलिए क्या करता है, जैसे हमको पता है कि 2 दिन बाद कोई फेस्टिवल आ रहा है तो आम का दाम बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आज से ही आम को छुपा के रखना शुरू कर देंगे। होता है ना 10 किलो बेचते थे तो आज 6 किलो बेचेंगे, 4 किलो बचा लिया आज का, उसको ऐसे जतन से रखेंगे ताकि खराब ना हो जाए। कल भी 4 किलो बचा लिए तो 8 किलो मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया। अब परसों जब दाम बढ़ गया, मतलब 70 रुपीज किलो आ गया, तब ये 8 किलो लेके चले गए बेचने के लिए। मतलब जो आज बेचे तो 50 रुपए आता, परसों बेचे तो पर किलो 70 रुपए आ रहा है। तो फ्यूचर एक्सपेक्ट करके हम लोग सप्लाई पे फर्क ला रहे ना, सप्लाई आज घट जा रहा, परसों बढ़ जा रहा, सप्लाई पे फर्क आ रहा है। क्यों, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस, जिसको हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओनली। बढ़ा नहीं बढ़ा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उस एक्सपेक्टेशन वजह से आज तो सप्लाई घट गया या फिर आज सप्लाई बढ़ गया। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे हमको पता है कि आज आम 50 रुपीज में मिल रहा है, कहीं से हमको खबर आया है ना कल परसों आम का दाम बहुत घट जाएगा। सेलर लोगों के पास ऐसा खबर आता जाता रहता है, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि सामान आम कितना अवेलेबल है मार्केट में, उस तरह से तो आता जाता रहता है इस टाइप का खबर। हमको खबर मिला कि मोस्टली क्या हो रहा है कि भैया आम का दाम आम बहुत आया हुआ है मार्केट में, कल परसों से आम जब सब जगह अवेलेबल हो जाएगा तो दाम घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, घर में जितना आम पड़ा है सबको आज ही ला देंगे बेचने के लिए। मतलब जैसे हमको पता चला, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परसों दाम घट जाएगा, मेरे को प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम आज ही सप्लाई बढ़ा देंगे। आज सप्लाई क्यों बढ़ाएंगे, ताकि हम आज प्रॉफिट कमा सके, परसों नुकसान झेलने से बेटर। ठीक है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन समझना। टेक्नोलॉजी जनरली 2 टाइप का होता है। एक अपडेटेड, एक आउटडेटेड। मतलब एक अपडेटेड एंड एक आउटडेटेड।
मतलब अपडेटेड का मतलब होता है टेक्नोलॉजी एकदम अपडेटेड है भैया, एकदम सब कुछ टप एकदम टनाटन है। मतलब जितना जैसे कि मतलब मेरे फैक्ट्री में जितना मशीन है वो सब कुछ एकदम अपडेटेड है, इससे बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर तो इससे बेटर कुछ होगा लेकिन वो बहुत महंगा है। जो मेरे पास है ना वो मेरे मेरे मतलब मेरे फैक्ट्री के लिए एकदम बेस्ट है, उसको बोलते हैं अपडेटेड टेक्नोलॉजी। और एक होता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड मतलब होता है ना जो मतलब पुराना टेक्नोलॉजी जो खराब हो गया, जिससे प्रोडक्शन ढंग का नहीं हो पा रहा है, उसको भी चला रहे हैं। तो सोचो अपडेटेड टेक्नोलॉजी रहेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे, एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगा तो कम प्रोडक्शन हो पाएगा, कम सप्लाई कर पाएंगे। करेक्ट, समझ आ रहा बात? अपडेटेड होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा सप्लाई, आउटडेटेड होगा तो कम प्रोडक्शन कम सप्लाई, ठीक है। एंड एट लास्ट होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जनरली ऐसा देखा जाता है कि प्रोडक्शन तुम कर लिया लेकिन तुम मार्केट तक सामान पहुंचा नहीं पाया। मार्केट तक सामान नहीं पहुंचाने की वजह से हम लोग क्या कर पाए, हम लोग क्या नुकसान क्या झेलना पड़ा, प्रोडक्ट रख रख के खराब हो गया। मतलब हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कोई कोई कभी कभी होता है ना कि कोई एरिया में डिस्प्यूट आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड हो गया, बादल फट गया, या फिर भूकंप आके तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, बाढ़ आ गया, उससे क्या है ना ट्रांसपोर्ट में गाड़ी फंस जाती है तो उसको टाइम टू टाइम वो जगह पे ट्रैवल नहीं कर पाती एक जगह से दूसरी जगह। तो जैसे फॉर एग्जांपल उसको यहां से यहां ट्रैवल करना है तो बीच में उसका कुछ प्रॉब्लम आ गया, अब वो यहां आके अटक गई। अब इससे क्या होगा ना कि मेरा जो सप्लाई का चेन है वो बिगड़ जाएगा। जैसे ही सप्लाई का चेन बिगड़ जाएगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि अब हम चाह कर भी सप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ढंग का नहीं है, या फिर लॉरी जो जिस कैरियर से मेरा सामान जा रहा था वो एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी एनीथिंग में भी द रीजन। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से सप्लाई डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे गांव में आम का खेती है, बहुत बड़ा खेती है, हम हर दिन एवरी डे मेरे पास 1000 किलो आम हम पेड़ से तोड़ सकते हैं, 1000 किलो आम हम पेड़ से तोड़ते हैं। अब 1000 किलो को गांव से शहर में लाके बेचने के लिए एक ट्रक चाहिए होता है मेरे को। अब वो ट्रक पे वो ट्रक कल रात को आई नहीं मेरे पास, क्योंकि कल रात में वो ट्रक एक्सीडेंट हो गई। तो वो अब वो ट्रक वो टूट के पड़ा हुआ है, हम उसको सामान नहीं बेच पाए। तो आज हम सुबह सुबह आम तोड़ा लिए, अब हमको सुबह तोड़ने के बाद खबर मिला जा मेरे ट्रक का तो एक्सीडेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राई करेंगे दूसरा ट्रक अरेंज करने का। अगर अरेंज हो गया, ढंग से सब कुछ मिल गया तो ठीक है पहुंच जाएगा, नहीं हो पाया तो फिर मेरा पूरा वेस्टेज। अब हम उसको कोशिश करेंगे कैसे किसी तरह से बेच देने का। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो प्रोडक्ट का ऑप्शन ही नहीं है, अगर वो रखे तो खराब हो जाएगा और 1000 किलो कौन खाएगा घर पे। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर एकदम 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 स्मूथ रहे ना, कोई तरह प्रॉब्लम नहीं आए, तो ऐसा देखा जाता है कि सप्लाई अच्छा रहता है। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए तो सप्लाई में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और सप्लाई थोड़ा सा फॉल कर सकता है। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कहीं कहीं पे तुम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी पढ़ने तुम लोग को मिलेगा। कम्युनिकेशन मतलब अगर कम्युनिकेट कर पा रहे ना आदमी एक दूसरे से तो सप्लाई ढंग से बना रहता है, अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो सप्लाई ढंग से नहीं हो पाता, ठीक है। So with this we have completed 4 topics in today, that is supply, determinants of supply, stock and flow concept, and individual supply and market supply। और भी थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, लेकिन वो होगा आएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को फॉरवर्ड करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए, सब्सक्राइब करेंगे कि आप एक बार ही कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट दे दीजिए। अगर कुछ आपको लगता है कि भैया ये चीज आपको इंप्रूव करना है तो ट्रस्ट मी, इट विल बी अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर मी। आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल ट्राई टू इंप्रूव माई सेल्फ। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट आगे दीजिए।